नमस्ते सभी को। आज हम बोलेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट का चैप्टर 4 क्लास 12 का द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का जो 4 पिलर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का 4 पिलर्स क्या क्या है? इक्विटी है, सस्टेनेबिलिटी है, प्रोडक्टिविटी है एंड एम्पावरमेंट है। तो इसके बारे में जानने के लिए हमको थोड़ा सा एक चार्ट देखते हैं हम जो बनाया है। तो ये है 4 पिलर्स आपको दिखाई दे रहा है। ओके, द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या क्या है? इक्विटी है, सस्टेनेबिलिटी है, प्रोडक्टिविटी है एंड एम्पावरमेंट है। तो इक्वलिटी क्या है? इक्विटी, ये इक्विटी है, इक्वलिटी नहीं है, इक्विटी। तो ये जो है ये इक्विटी है। तो इक्विटी क्या कहा जाता है? इक्विटी में मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू एवरीवन। एवरीबॉडी होगा, ये एवरीवन और एवरीबॉडी, सो सबको इक्वल एक्सेस दिया जाएगा। इसका मतलब है जिसका फैसिलिटी मिल रहा है उसको नहीं दिया जाएगा। जिस ग्रुप को फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहा है उसको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाएगा, फैसिलिटीज़ दिया जाएगा कि उसको रिसोर्स एक्सेस कर सके। ओके, तो कैसे दिया जाएगा? तो उसके बारे में जानने के लिए हम देखते हैं एक पिक्चर। आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये है इक्वलिटी। ओके, इसको कहते हैं इक्वलिटी, मतलब सबको सेम दिया जा रहा है। लेकिन इक्विटी दूसरी बात है। मान लो ये हाई इकोनॉमिकली बैकग्राउंड है, जो लंबा है ये रिप्रेजेंट करता है हाई इकोनॉमिक बैकग्राउंड, हाई सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ये मीडियम इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड रिप्रेजेंट करता है। और ये बच्चा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? सोशली वीक सेक्शन और इकोनॉमिकली वीक सेक्शन जो लोग है उसको ये बच्चा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखिए जो रिसोर्सेस है, ओके, अपॉर्चुनिटीज़ है, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ किसको मिल रहा है? जो हाई इकोनॉमिकली बच्चे को मिल रहा है और मिडिल क्लास को मिल रहा है। लेकिन सोशली इकोनॉमिकली बैकग्राउंड, ओके, सोशियो इकोनॉमिकली और इकोनॉमिकली बैकग्राउंड ग्रुप्स को नहीं मिल रहा है। तो सोशियो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड ग्रुप्स कौन सा है? इंडिया में वुमेंस है और जो गरीब है उनको समझा जाता है। तो उनको क्या करना है? इक्वलिटी नहीं करना है, उनको क्या करना है? इक्विटी करना है। तो इक्विटी के लिए आप देखिए ये एक डायग्राम, ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है इक्विटी है। सो ये है इक्विटी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का फर्स्ट पिलर है इक्विटी। तो इनको तो मिल रहा है, इनको देखने के लिए, जो गेम है उनको देखने के लिए मिल रहा है। और जो मिडिल है उसको थोड़ा सा फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दिया है मिडिल क्लास को, तो उसको भी देखने के लिए मिल रहा है। और थर्ड में जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स है उसको ज़्यादा क्या दिया है? फैसिलिटीज़ दिया है, अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिया गया, ज़्यादा फैसिलिटीज़ दिया गया। तो देने के बाद आपको ये दिखाई दे रहा है सब इक्वल हो गए, सब क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो जब फैसिलिटीज़ देने के बाद, स्पेशली बैकवर्ड क्लास को फैसिलिटीज़ देने के बाद जब सब इक्वल हो जाता है उसको कहते हैं इक्विटी। तो तब जाकर क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। तो ऐसे होने से जैसे हमारे इंडिया में एससी, ओबीसी, ओके, वुमेन्स कैटेगरी को ज़्यादा क्या देता है? फैसिलिटीज़ दिया जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाता है। तो उसको कहते हैं इक्विटी। जब इक्विटी होगा तो क्या होगा? सबको सेम मिलेगा, सबको क्या मिलेगा लास्ट में? सब वो जो बीच का जो वॉल है वो वॉल टूट जाएगा, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन टूट जाएगा और लिबरेशन आ जाएगा, सबका फ्रीडम आ जाएगा। तो इसको कहते हैं इक्विटी। तो हमने देखा इक्विटी का कैसे है और आपको समझ में आ गया होगा इक्विटी क्या है। तो उसका मतलब है यही है। तो इक्विटी जब आप लिखोगे तो यहाँ से लिखना, जब नोट करोगे, इक्विटी रिफर्स टू मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू एवरीबॉडी। सबको समान करने के लिए जो मेकिंग इक्वल एक्सेस अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाता है, सबको समान करने के लिए, जो ऑलरेडी है उसको नहीं दिया जाएगा फैसिलिटीज़, और जो नहीं है उसको क्या दिया जाएगा? फैसिलिटीज़ दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट देखो, द अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू पीपल मस्ट बी इक्वल irrespective of their gender, race, income and in Indian case caste। इतना तक आपको लिखना है। तो उसका मतलब है इक्विटी। अभी समझ में आया? अभी सस्टेनेबिलिटी में जाते हैं हम।
तो उससे पहले एक एग्जाम्पल दिया गया, यहाँ पर इक्विटी का एक एग्जाम्पल दिया गया, हम पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन एनी कंट्री it is interesting to see which group of the most of the school dropouts belongs to। तो किसी कंट्री का स्कूल जो ड्रॉप आउट होते हैं, क्लास 6-7 पढ़ने के बाद स्कूल में नहीं जाते, या क्लास 4-5 तक पढ़ने के बाद जो स्कूल में नहीं जाते, उसको देखने से मालूम होता है उस कंट्री का क्या है, अपॉर्चुनिटी इक्वल एक्सेस नहीं हो पा रहा है। ओके, सेकेंड लाइन में देखो, दिस शुड, मैं पढ़ता हूँ, दिस शुड देन लीड टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीजन्स फॉर सच बिहेवियर इन इंडिया। इंडिया में कौन सा ग्रुप को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता? एक तो वुमेन है। ओके, इन इंडिया ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन एंड पर्सन बिलोंगिंग टू द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल। बहुत सारा वुमेन है जो गांव में होते हैं या टाउन में होते हैं, और लोग स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं। स्कूल में क्लास 4 तक या 5 तक पढ़ने के बाद क्या हो जाता है, स्कूल नहीं जाते। दिस शोज़ हाउ द चॉइसेस ऑफ दिस ग्रुप गेट लिमिटेड बाय नॉट हैविंग एक्सेस टू नॉलेज। ये दर्शाता है कि उनको नॉलेज नहीं मिल पाता और उनका जो चॉइसेस है वो क्या होता है, लिमिटेड हो जाता है। वो अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो डॉक्टर नहीं बन पाते, क्योंकि क्लास 6 तक पढ़ने से के बाद कौन डॉक्टर बनेगा। क्लियर। अभी देखते हैं सस्टेनेबिलिटी। अभी देखो नंबर 2 जो पिलर है वो सस्टेनेबिलिटी है। सस्टेनेबिलिटी मीन्स कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रहा है उसका कंटिन्यूटी होना ज़रूरी है। जब कंटिन्यूटी होगा, अपॉर्चुनिटीज़ का कंटिन्यूटी होगा, उसे कहेंगे सस्टेनेबिलिटी। ओके, जो आपको मिल रहा है, जो आपको पिताजी को मिला, जो हमारा पिताजी को मिला जितना फैसिलिटीज़, अगर उस फैसिलिटीज़ हमको मिलता है तो उसे कहेंगे सस्टेनेबिलिटी। क्लियर। तो देखो, टू हैव सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट ईच जनरेशन मस्ट हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज़। हमारे पिताजी को जो मिल रहा है वो हमको मिले सेम अपॉर्चुनिटीज़, और हमारे बच्चों को भी, फ्यूचर जनरेशन को भी सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो उसे कहेंगे सस्टेनेबिलिटी। ओके, ऑल एनवायरमेंटल, फिनेंशियल्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मस्ट बी यूज्ड कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए दिमाग में रखकर हमको सब एनवायरमेंटल, फिनेंशियल्स और ह्यूमन रिसोर्स को क्या करना है, यूज़ करना है। ओके, मिसयूज़ नहीं करना है। तो नेक्स्ट लाइन में दिया गया है, मिसयूज ऑफ एनी ऑफ दिस रिसोर्सेज विल लीड टू फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगर हम उसको मिसयूज़ करते हैं, जैसे कोल होता है, पेट्रोलियम होता है, उसको ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कोल, पेट्रोलियम ये सब नहीं रहेगा। ओके, तो हमको उसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। हमको वो फ्यूचर जनरेशन को दिमाग में रखते हुए उसको अच्छी तरह से यूज़ करना है। तो सस्टेनेबिलिटी आप नोट लिखोगे तो यहाँ से यहाँ तक देने से हो जाएगा। ओके, सस्टेनेबिलिटी यहाँ से, सस्टेनेबिलिटी मीन्स ऑफ कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू हैव सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट ईच जनरेशंस मस्ट हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज़। इतना तक देना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल दिया गया है कब सस्टेनेबिलिटी नहीं होगा। ए गुड एग्जाम्पल्स, हम एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, ये देखो एग्जाम्पल, ए गुड एग्जाम्पल इज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल। अगर आप बच्ची को स्कूल भेजते हो तो वो सस्टेनेबिलिटी होगा। इफ़ ए कम्युनिटी डज नॉट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंडिंग इट्स गर्ल चिल्ड्रेन टू स्कूल, मैनी अपॉर्चुनिटी विल बी लॉस्ट टू दिस यंग वुमेन व्हेन दे ग्रो अप। अगर कोई कम्युनिटी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजता तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ उस बच्चों को का फ्यूचर में बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, देयर करियर चॉइसेस विल बी सेवरली curtailed एंड दिस वुड अफेक्ट द अदर एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ्स। तो उनका करियर चॉइस, वो अगर बड़ा बनने के बाद कुछ बनना चाहते हैं तो उनका करियर चॉइसेस क्या होगा, डायरेक्टली उनका करियर चॉइस कार्टेल हो जाएगा, करियर चॉइस में एक बाधा आ जाएगा। सो ईच जनरेशन मस्ट एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू द फ्यूचर जनरेशन। सो सभी को और चॉइसेस, एबिलिटी क्या करना है, अपॉर्चुनिटीज़ देना है ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा हो पाए। ओके, नेक्स्ट पिलर है प्रोडक्टिविटी। तो नेक्स्ट पिलर कौन सा है, प्रोडक्टिविटी।
हम इसके बारे में शॉर्टकट में भी करेंगे। प्रोडक्टिविटी तो सस्टेनेबिलिटी हो गया, अभी प्रोडक्टिविटी थर्ड पिलर। प्रोडक्टिविटी हेयर मीन्स ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क। तो ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी का मतलब है प्रोडक्टिविटी, नहीं तो आप बोल सकते हैं ह्यूमन वर्क। ह्यूमन वर्क तो ह्यूमन वर्क कैसे है, ट्रेनिंग दिया जाता है लोगों को, जो लोग जैसे बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग देने के बाद उनका जो लेबर है, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, तो वो अपनी इनकम कर सकते हैं। ओके, सच प्रोडक्टिविटी मस्ट बी कंस्टेंटली एनरिच बाय बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़ इन पीपल। जो कैपेबिलिटीज़ है बिल्डिंग, उसको क्या करना है, कंस्टेंटली एनरिच करना है, कंस्टेंटली उनको क्या करना है, ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग देने के बाद उनका कैपेबिलिटी और निखरेगा और वो काम कर सकते हैं। अल्टीमेटली इट इज़ पीपल who are the real wealth of nations. Therefore, efforts to increase their knowledge to provide better health facilities ultimately leads to better work efficiency. उनका health facilities को ध्यान में रखना होगा, वो ज़्यादा काम कर सके, वो है प्रोडक्टिविटी। अभी एम्पावरमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। एम्पावरमेंट मीन्स टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस। किसी का पावर होता है अपना चॉइस को फुलफिल करने के लिए, उसे कहते हैं एम्पावरमेंट। ओके, तो एम्पावरमेंट मीन्स टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस। सच पावर कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम। जब किसी को फ्रीडम मिलता है, एंड कैपेबिलिटी, और उसके साथ उसका पास कैपेबिलिटी है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, तब उसको एम्पावरमेंट मिलता है। गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़ आर रिक्वायर्ड टू एम्पावर पीपल। गुड गवर्नेंस चाहिए, अच्छा एक गवर्नमेंट चाहिए, और पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी चाहिए एम्पावर करने के लिए, लोगों को एम्पावर करने के लिए, चॉइसेस का। द एम्पावरमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स इज ऑफ स्पेशल इम्पॉर्टेंस। जो सोशली और इकोनॉमिकली जो पुअर ग्रुप है, जो सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पीपल है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। बहुत सारा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंडर में उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, फिर उनको नौकरी भी दी जाते हैं। फिर नौकरी देने के बाद वो लोग अपना चॉइस फुलफिल कर पाते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गया 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो अच्छी तरह से देखते हैं 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पर जाता है। ओके, तो ये जो 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो फर्स्ट पिलर है इक्विटी, सेकेंड पिलर है सस्टेनेबिलिटी, थर्ड पिलर है प्रोडक्टिविटी, फोर्थ पिलर है एम्पावरमेंट। तो ये आपको समझ में आएगा। अभी इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी का मतलब है मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू एवरीवन। सबको इक्वल एक्सेस अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहिए कि सब समान हो पाए। ओके, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स है, ओके, और वुमेन से उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ दिया जाए कि ताकि वो दूसरे लोगों के तरह क्या है, इक्वल बन पाए। फिर है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है? कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रहा है उसका कंटिन्यूटी होना ज़रूरी है। कंटिन्यूटी का वर्ड आएगा तो सस्टेनेबिलिटी आएगा। उसका फ्यूचर जनरेशन के लिए आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, फिनेंशियल, तो वो सारे चीज़ें फ्यूचर जनरेशन के लिए मिले। ओके, तो वो है सस्टेनेबिलिटी। अभी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? प्रोडक्टिविटी का मतलब है ह्यूमन लेबर और ह्यूमन वर्क प्रोडक्टिविटी। तो ह्यूमन लेबर एंड ह्यूमन वर्क को प्रोडक्टिविटी, उनका कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या लेती है उसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी। ओके, ह्यूमन लेबर एंड ह्यूमन वर्क उसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है एम्पावरमेंट टू हैव द पावर ऑफ मेक चॉइसेस। आपके पास वो पावर होना चाहिए कि आप चॉइसेस ले सको। कब होगा? जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आएगा तो आप क्या करते हो, आपका पास पावर होगा आपका चॉइस टू मेक चॉइसेस, आप किसी भी चॉइस, आपका जो चॉइस है वो फुलफिल कर सको। तो एम्पावरमेंट ये हो गया। तो हम जाते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, तो आपका देखते हैं क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखने के लिए ये हमने थोड़ा सा उलट पलट दिया है। तो देखते हैं कैसे। पहले इक्विटी कौन सा होगा? कंटिन्यूटी होगा। ये पहला वाला कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये नहीं होगा। ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लेबर, ये भी नहीं होगा। पर इक्वलिटी ये होगा। मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़, ये वाला होगा थर्ड नंबर। अवेलेबल टू एवरीवन।
सो एवरीवन, सबको मेकिंग इक्वल एक्सेस, तो ये इक्वेटी होगा मेकिंग इक्वल एक्सेस, ये होगा मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल एवरीवन। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। सस्टेनेबिलिटी कौन सा होगा? सस्टेनेबिलिटी नंबर 1 होगा। ओके, कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ का कंटिन्यूटी करना ही सस्टेनेबिलिटी होगा। प्रोडक्टिविटी कौन सा होगा? प्रोडक्टिविटी नंबर 2 होगा। प्रोडक्टिविटी ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लेबर। ओके, ये होगा। एम्पावरमेंट कौन सा होगा? टू हैव द पावर मेक चॉइस, तो आपके पास पावर होना चाहिए तो मेक चॉइसेस, तो ये एम्पावर होगा। तो आप ऐसे लिख कर सीख सकते हो। इसमें क्या होता है, आपका जो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। क्लियर? तो हम थोड़ा सा पिक्चर देखते हैं। ये है इक्विटी। आप देखो, जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप है उसको फैसिलिटीज़ दिया गया। ओके, तो मिडिल को भी थोड़ा सा फैसिलिटीज़ दिया गया। ये है फैसिलिटीज़, नीचे का डब्बा जो देख रहा है वो फैसिलिटीज़ है। सारे फैसिलिटीज़ देने के बाद ये तीनों लोग क्या है, इक्वल हो गया, तो इसको कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। सो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मतलब ये नहीं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाएगा। क्लियर? ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरीज़ को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलता है, क्योंकि तब जाकर वो इक्वल होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, तो इसको कहते हैं इक्विटी। ओके, और दूसरा है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब आप फ्यूचर जनरेशन के लिए सोचो, फ्यूचर जनरेशन के लिए सोचना है, पेड़ पौधे को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करना है, रिसोर्सेज को इतना यूज़ करना है कि फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचकर रिसोर्स को आपको सोचना पड़ना है। और क्या है, अपॉर्चुनिटी जो है, कंटिन्यूटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कंटिन्यूटी होना चाहिए। कंटिन्यूटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है सस्टेनेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशंस। ओके, तो हम नीचे जाते हैं। ये देखो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब ह्यूमन लेबर, ह्यूमन पावर, ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी होगा। ओके, और नहीं तो ह्यूमन वर्क का प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो उनको क्या करना है, उनका जो कैपेबिलिटी है उसका बिल्डिंग करना है। कैपेबिलिटी कैसे बिल्डिंग करते हैं, उनका ट्रेनिंग दिया जाता है। ये सब नाड़ी जो है ह्यूमन्स है उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, तो उनको क्या करता है, ट्रेनिंग देने के बाद इन लोगों को ये सिखाई जाता है कैसे, बहुत सारा सीख जाते हैं। तो ये एक फील्ड है टेलरिंग का, तो वो टेलरिंग में वो सीख जाते हैं, फिर अपना चॉइसेस खुद बना लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जाते हैं एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट आप आपका चॉइस ले पाते हो। ओके, आपका डिसीजंस आप ले पाते हो। एम्पावरमेंट मीन्स टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस, आप अपने डिसीजंस खुद ले पाते हो। कब ले पाओगे, जब आपका गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज़ दिया गया, गुड गवर्नमेंट्स होगा और पॉलिसीज़ पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़ होगा, तब जाकर क्या होगा, एम्पावरमेंट होगा। तो मेरे ख्याल से आपका 4 पिलर्स आपको मालूम हो गया। 4 पिलर्स के आपका मालूम होने के बाद हम जाते हैं दूसरे में। ये है अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। पहला हमने जो पढ़ा वो 4 पिलर्स था, ह्यूमन डेवलपमेंट का 4 पिलर्स। अभी अप्रोचेस पढ़ेंगे, अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, वो अप्रोच है कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट का अप्रोच पहले से चेंज होता गया। पहले ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या था, तो धीरे धीरे ह्यूमन डेवलपमेंट चेंज होता गया, उसके बारे में लिखा गया। तो पहला है इनकम अप्रोच। तो ये जो है ये है इनकम अप्रोच, ये एग्ज़ाम में आता है इनकम अप्रोच। तो चारों जो अप्रोचेस आता है 4 मार्क के लिए, तो आपको थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ता है एग्ज़ाम में। तो इनकम अप्रोच सबसे पहले पुराना है। ओके, ये ओल्ड अप्रोच है, बहुत सारे ओल्ड अप्रोच में से ये एक है। तो हम पढ़ते हैं इनकम अप्रोच क्या है। तो आपको ये इनकम अप्रोच दिखाई दे रहा है। ओके, दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ये ओल्डेस्ट अप्रोच में से एक है। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट इज सीन एज द बीइंग लिंक्ड टू इनकम। पहले क्या बोला जाता था, जिसका पास इनकम ज़्यादा है उसका ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। जिस कंट्री का इनकम ज़्यादा होगा पहले बोला जाता था, वो इनकम अप्रोच था। जिस कंट्री में इनकम ज़्यादा है उस कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। तो इस इनकम अप्रोच में क्या बोला गया था, देखते हैं। द आइडिया इज़ दैट द लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ फ्रीडम एन इंडिविजुअल एन्जॉयज। जो जितना इनकम उसका अच्छा होगा उसका फ्रीडम उतना अच्छा होगा, उसका फ्रीडम भी बढ़ेगा।
ओके, तो नेक्स्ट लाइन में क्या देता है, हायर द लेवल ऑफ इनकम द हायर इज़ द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इनकम अप्रोच के मुताबिक हायर द लेवल ऑफ इनकम, अगर इनकम ज़्यादा होता है तो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। तो ये पुराना अप्रोच है, ओल्ड अप्रोच है, जैसे पहले बोला गया। आजकल ये अप्रोच कोई नहीं मानता। ओके, सिर्फ इनकम से कोई देश क्या होता है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता। बहुत सारी चीज़ें होता है, जैसे उसका एजुकेशन कैसा है, हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसा है, तो ये सारा चीज़ें आता है। तो पहला जो अप्रोच था तो इनकम अप्रोच, धीरे धीरे अप्रोच चेंज होता है। फिर दूसरा जो चेंज है इनकम अप्रोच के बाद, जो दूसरा जो अप्रोच आया वो था वेलफेयर अप्रोच। ओके, वेलफेयर का मतलब है सोसाइटी का बहुत सारा कैटेगरी से, उसमें गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करता है उसका ऊपर है। तो दूसरा जो आया तो वेलफेयर अप्रोच। तो वेलफेयर अप्रोच के बारे में हम पढ़ते हैं, देखते हैं। ओके, वेलफेयर अप्रोच हम पढ़ेंगे, ये देखो हम पढ़ेंगे अभी। दिस अप्रोच लुक्स एट ह्यूमन बीइंग्स एज बेनिफिशियरीज टू और टारगेट्स ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। इसका मतलब है ह्यूमन को बेनिफिशियरीज, ह्यूमन का अच्छा फ़ायदा होता है इस अप्रोच में। दिस अप्रोच आर्गूज फॉर हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ ये लाइन लिखने से हो जाएगा। द अप्रोच आर्गूज फॉर हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हायर गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा इसमें एक्सपेंडिचर खर्च होता है ऑन द एजुकेशंस, हेल्थ, सोशल सेकेंडरी एंड एम्यूनिटीज़। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर किस में खर्च होगा, एजुकेशन में ज़्यादा खर्च होगा, हेल्थ में ज़्यादा खर्च होगा, सोशल सेकेंडरी एंड एम्यूनिटीज़ में बहुत सारा सोसाइटी के काम में गवर्नमेंट का पैसा ज़्यादा खर्च होगा। इंडिया में गवर्नमेंट का पैसा सबसे ज़्यादा खर्च किस में होता है, डिफेंस में होता है। ओके, अगर हमारा आसपास का जो कंट्रीज है वो अगर हमको अटैक ना करे, अच्छी तरह से रहे, तो डिफेंस में उतना पैसा खर्च नहीं होगा, तो हमारा पैसा दूसरे सेक्टर में जाएगा, सोशल सेक्टर में, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ में है, उसमें ज़्यादा खर्च होगा। लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा खर्च किस में होता है, डिफेंस में होता है। बहुत सारे डेवलप कंट्रीज़ में डिफेंस में खर्च नहीं होता, क्योंकि उनके आसपास का जो कंट्रीज़ है बहुत अच्छे। ओके, तो डिफेंस में उतना ज़्यादा खर्च नहीं होता, तो वो क्या खर्च करते हैं, उनका जो पैसा है वो हेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ में खर्च कर देते हैं। पीपल आर नॉट पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट बट ओनली पैसिव रेसिपेंट्स। पीपल को सब डेवलपमेंट का सारा फैसिलिटीज़ मिलता है। Next line, the government is responsible for increasing levels of human development by maximizing expenditure on welfare। तो गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा खर्च करता है, अपना एक्सपेंडिचर किस में खर्च करता है, वेलफेयर में जब खर्च करता है, उसको कहते हैं वेलफेयर अप्रोच। ओके, तीसरा जो अप्रोच है वो हम देखते हैं। तीसरा जो अप्रोच है बेसिक नीड अप्रोच है। ये बेसिक नीड्स अप्रोच है, ये दिया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है 6 बेसिक नीड्स के ऊपर। तो हम देखते हैं इसके बारे में, बेसिक नीड्स अप्रोच। ओके, दिस अप्रोच वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये अप्रोच दिया है। उन लोगों ने बोला है 6 बेसिक नीड्स, देयरफॉर हेल्थ एक नंबर 1, एजुकेशन नंबर 2, फूड नंबर 3, वाटर सप्लाई नंबर 4, सैनिटेशन नंबर 5 एंड हाउसिंग और आइडेंटिफाई। तो ये 6 फील्ड को उन लोगों ने आइडेंटिफाई किया। ये किसने दिया है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। ओके, तो हमको ये पूरा अच्छी तरह से मालूम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने किस अप्रोच दिया था, बेसिक नीड्स अप्रोच दिया था। तो आपको याद रखना है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कितना में दिया था, 6 बेसिक नीड्स में, हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग और आइडेंटिफाई। इन 6 एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया गया है। द क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन चॉइसेस इज इग्नोर्ड। ह्यूमन चॉइसेस का जो था वो इग्नोर किया गया था। एंड द एम्फासिस इज ऑन द प्रोविजन ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ डिफाइंड सेक्शंस। तो सिर्फ बेसिक नीड्स किसको दिया जाएगा, डिफाइंड सेक्शंस को, जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है, जो लेबरर्स है, उनको सिर्फ फैसिलिटीज़ दिया जाएगा। तो ये भी ये जो अप्रोच भी अच्छी तरह से नहीं चल पाया। नेक्स्ट जो रिसेंट अप्रोच आया कैपेबिलिटी अप्रोच। रिसेंट जो अप्रोच आया वो कैपेबिलिटी अप्रोच है। तो इसमें ये नया अप्रोच है। तो ये नया अप्रोच हमारा अमर्त्य सेन जी
इसमें प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी इसके साथ एसोसिएटेड हुए थे, उन्होंने ये अप्रोच आर्गू किया था इन अप्रोच का। तो हम देखते हैं, दिस अप्रोच इज एसोसिएटेड विद प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन इस अप्रोच के साथ जुड़े थे। ओके, तो बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्स। सो बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा एरिया में यूज़ करना है, हेल्थ में यूज़ करना है, एजुकेशन में यूज़ करना है, एक्सेस टू रिसोर्स इज़ द की एरियाज इंक्रीजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये होता है इज़ द की टू इंक्रीजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। तो किस सेक्शन में आपको कैपेबिलिटीज़ बिल्डिंग करना है, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स, ये की एरियाज है। एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स ये सारे की एरियाज है। की एरियाज को हमने पहले पढ़ा था, ह्यूमन डेवलपमेंट का की एरियाज है हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्स। उसमें ह्यूमन कैपेबिलिटी को क्या करना है, बिल्डिंग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, तब जाकर किसी कंट्री का डेवलपमेंट होता है। तो आपका ये हो गया हमारा अप्रोचेस, इनकम अप्रोच। तो ये अच्छी तरह से हम जान लेते हैं इनकम अप्रोच क्या है। ये देखो थोड़ा सा रिविजन्स हो जाएगा तो आपको याद रहेगा। इनकम अप्रोच ये है, ओल्ड अप्रोच है। ओके, उसमें क्या है, जिस कंट्री का इनकम ज़्यादा होगा उस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, वो पहला अप्रोच था। ओके, वेलफेयर अप्रोच के मतलब जो कंट्री ओके एक्सपेंडिचर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कहाँ पर खर्च करता है, सोशल वेलफेयर में खर्च करता है। वेलफेयर का मतलब एजुकेशन में खर्च करता है, हेल्थ में खर्च करता है, हाउसिंग में खर्च करता है, ओके मेडिकल में खर्च करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्री वेलफेयर में खर्च करेगा वो कंट्री का डेवलपमेंट होगा। फिर बेसिक नीड अप्रोच। बेसिक नीड अप्रोच किसने दिया था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस ने दिया था। 6 फील्ड में बेसिक नीड अप्रोच दिया गया था, और 6 फील्ड आपको याद रखना है। फिर कैपेबिलिटी अप्रोच किसने कहा था, इस कैपेबिलिटी अप्रोच के साथ अमर्त्य सेन जी जुड़े थे, प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी जुड़े थे। इसमें हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्स को ज़्यादा महत्व दिया गया। इनकी एरियाज़ में क्या होता है, कैपेबिलिटी बढ़ना चाहिए। तो इनकम अप्रोच आपको हो गया, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड्स अप्रोच, कैपेबिलिटी अप्रोच आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको दिखाई देगा अच्छी तरह से, ये है Since 1990, the United Nations Development Program (UNDP) has been published the Human Development Report every year। ये हमने पहले जब डॉक्टर महबूबुल हक जी ने ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट बताया था तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। The report provides a rank-wise list of all member countries according to the level of human development। ये रिपोर्ट रैंक वाइज करते हैं। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स लिया जाता है। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स आर 2 इंपॉर्टेंट इंडिसेस टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट यूज्ड बाय यूएनडीपी। यूएनडीपी ने 2 इंडेक्स लिया था, एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लिया था और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स लिया था। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सारे क्या होता है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके बारे में पढ़ने से पहले आपको ये देखिए ये क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमने देखा, ये देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का की एरियाज़ क्या क्या है, हेल्थ है, एजुकेशन से, एक्सेस टू रिसोर्स है। क्लियर। अभी इस हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्स को मार्क दिया जाता है 0 to 1। 0 to 1 इनके बीच में ये मार्क दिया जाता है। 0 to 1 के बीच में कैसे मार्क दिया जाता है, जैसे हेल्थ का मार्क दिया गया 0.99 ऐसे दिया जाता है, 99 ऐसे दिया जाता है, ऐसे मार्क दिया जाता है। तो इनका मार्क कैसा होता है, हेल्थ का मार्क देता है 0 to 1 के बीच में, एजुकेशन का भी 0 to 1 के बीच में, एक्सेस टू रिसोर्स को 0 to 1 के बीच में। लेकिन इसका मार्क कैसे दिया जाता है, देखिए हेल्थ में कौन सा क्राइटेरिया लिया जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। जो बच्चा पैदा होता है वो पैदा होने के बाद कितने साल जीता है
उसके बेसिस में ये 0 to 1 मार्क दिया जाता है। क्लियर। और एजुकेशन में क्या दिया जाता है, एजुकेशन का कौन सा क्राइटेरिया रहता है, एजुकेशन का क्राइटेरिया है द एडल्ट लिटरेसी, जो 25 ईयर्स के एबोव है, जो हमारा अंकल है, मैं हूँ, आपका माँ बाप है, आपका ग्रैंड पेरेंट्स है, उनका लिटरेसी रेट कितना है, एडल्ट लिटरेसी। और दूसरा दिया जाता है, दूसरा जो क्राइटेरिया लिया जाता है वो है एनरोलमेंट, ग्रॉस एनरोलमेंट लिया जाता है। दूसरा क्राइटेरिया कौन सा लिया जाता है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो लिटरेसी में, एजुकेशन में द एडल्ट लिटरेसी का क्राइटेरिया लिया जाता है, दूसरा प्लस उसके साथ द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस एनरोलमेंट के रेशियो का मतलब है अगर क्लास 4 या 5 में, क्लास 1 में कितने बच्चे एनरोल मतलब कितने बच्चे स्कूल में भर्ती हुआ है, तो उसका रिकॉर्ड लिया जाता है। कितने बच्चे स्कूल में भर्ती हुए हैं उनका रिकॉर्ड लिया जाता है, और साथ में एडल्ट लिटरेसी लेकर उसका मार्क दिया जाता है। मार्क कितना बीच में, 0 to 1 के बीच में मार्क दिया जाता है, 0 to 1 के बीच में मार्क दिया जाता है। क्लियर। तो तीसरा है एक्सेस टू रिसोर्स। एक्सेस टू रिसोर्स में कौन सा क्राइटेरिया लिया जाता है, मेजर्स इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर। किसी कंट्री का परचेसिंग पावर, खरीदने का पावर, परचेसिंग पावर कितना होता है, यूएस डॉलर में जीडीपी लिया जाता है कभी कभार। ओके, ग्रॉस नेशनल जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना हुआ है, उनका पावर कितना है, उनका इकोनॉमिक वैल्यू कितना है, तो उसको लिया जाता है। तो उसमें लिया जाता है मेजर्स इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर इन यूएस डॉलर में लिया जाता है। तो उसके हिसाब से वो 0 to 1 में उनका मार्क दिया जाता है। तो ये हो गया HDI। तो पॉवर्टी इंडेक्स क्या क्या है, अभी पॉवर्टी इंडेक्स हम पढ़ लेते हैं क्या क्या है पॉवर्टी इंडेक्स। तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स देखो, शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का शॉर्टफॉल है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। फिर ये नॉन इनकम मेजर है। ओके, इनकम नहीं लिया जाता। ओके, अगर कंट्री में इनकम ज़्यादा है या कम है वो देखा नहीं जाता। ओके, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 40, अगर किसी कंट्री में लोग 40 साल के आगे मर जाते हैं तो वो उसको पॉवर्टी इंडेक्स में लिया जाएगा। फिर एडल्ट इलिटरेसी, लिटरेसी नहीं, इलिटरेसी रेट, किसी कंट्री में एडल्ट अनपढ़ कितने हैं, एडल्ट वयस्क अनपढ़ कितने हैं, ओके, उसको लिया जाता है, इस वैल्यू को लिया जाता है। फिर लिया जाता है नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर, कितने लोगों को क्लीन वाटर नहीं मिलता, ये लिया जाता है। कि किस में लिया जाता है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में लिया जाता है। फिर नंबर ऑफ अंडरवेट स्मॉल चिल्ड्रन, कितने बच्चे अंडरवेट है उस कंट्री में, कितने बच्चे अंडरवेट चिल्ड्रन हैं, ये लिया जाता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो हम इंडेक्स बनाते हैं, ओके, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जो इंडेक्स बनाता है, रिपोर्ट जो बनाता है, वो 2 क्राइटेरिया को लिया जाता है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लिया जाता है और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ये दोनों को लेकर वो लोग एक चार्ट बनाते हैं ईच एंड एवरी ईयर। उस चार्ट में उस देशों का रैंक किया जाता है। क्लियर। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। ये देखो, ये अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, ये आपका पेज नंबर 26 होगा, पेज नंबर 26। ओके, मेजर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक्स द कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द की एरियाज ऑफ हेल्थ, हमने पढ़ा, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, ये की एरिया से, ये इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्स, उसको मार्क दिया जाता है। मार्क कितने बीच में दिया जाता है, देखो, द रैंकिंग्स आर बेस्ड ऑन द स्कोर बिटवीन 0 to 1, 0 to 1 के बीच में इसको मार्क दिया जाता है। दैट ए कंट्री अर्न्स फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड इन द की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें जो जितना मार्क मिलता है कंट्री को, उसके हिसाब से उस कंट्री का रैंकिंग होता है। तो पहला इंडिकेटर क्या है, द इंडिकेटर चूजेंस टू एक्सेस टू हेल्थ, हेल्थ के लिए कौन सा इंडिकेटर लिया गया है, इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इतना यहाँ से इतना तक आपको देना है।
Okay, life expectancy at birth. A higher life expectancy means that people have greater chance of living longer and healthier life. अगर कोई बच्चा ज़्यादा जिंदा होता है उसका मतलब क्या है, उस कंट्री में मेडिकल फैसिलिटी अच्छा है, तो इसको रैंक में दिया जाए। एडल्ट लिटरेसी, लिटरेसी में क्या लिया जाता है एजुकेशन में, पहला तो एडल्ट लिटरेसी लिया जाएगा। द एडल्ट लिटरेसी रेट एंड द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रिप्रेजेंट एक्सेस टू नॉलेज, इतना तक आपको देना है नंबर 2 में। ओके, और नंबर 3 में हम जाते हैं। नंबर 3 में ये है एक्सेस टू रिसोर्सेज इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर इन यूएस डॉलर्स। तो ये हमने देखा इन टर्म्स ऑफ पावर यूएस डॉलर। तो सबको मार्क दिया जाता है, सबको कितना मार्क दिया जाता है, 0 to 1 के बीच में सबको मार्क दिया जाता है। तो ये देखो, ईच ऑफ दिस डायमेंशन इज गिवन ए वेटेज 1/3। जब 0 to 3 में दिया जाएगा फिर उसको क्या डिवाइड किया जाएगा 1/3 से। ओके, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ सम ऑफ टोटल वेटेज असाइन टू द ऑल दिस डायमेंशंस। अभी देखो नेक्स्ट, द क्लोजर स्कोर इज टू 1 एंड ग्रेटर इज द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जो रैंक में 1 में जो 1 के आसपास होगा, जो कंट्री 1 के आसपास होगा वो ग्रेटर ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। देखते हैं, therefore a score of 0.983 हाईएस्ट स्कोर है, would be the considered very high, while 0.68 को क्या लिया गया है, would be a very low level of human development। तो वेरी लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कौन सा कंट्री होगा, जिसका वैल्यू होगा 0.68। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स measures attainments in human development. It reflects what has been achieved in the key areas of human development. वो की एरियाज में कितना मार्क मिला है उसको दिखाया जाता है। Yet it is not the most reliable measures. This is because it does not saying attain about distributions. नेक्स्ट देखो, ये नेक्स्ट हमने जो पढ़ा है द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ये है पॉवर्टी इंडेक्स। पॉवर्टी इंडेक्स में क्या क्या है, इज रिलेटेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दिस इंडेक्स मेजर्स द शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। पॉवर्टी इंडेक्स में शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बोला गया है। ओके, ये पॉवर्टी इंडेक्स से हम देखते हैं, इट इज़ नॉन इनकम मेजर्स। ये पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, नॉन इनकम मेजर्स है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 40, अगर कोई इंसान 40 साल तक जिंदा नहीं रहता वो प्रोबेबिलिटी इंडेक्स में पड़ेगा। ओके, वो कंट्री। द एडल्ट इलिटरेसी को भी पॉवर्टी इंडेक्स में लिया गया है। द एडल्ट इलिटरेसी को भी पॉवर्टी इंडेक्स में लिया गया है। द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर, बहुत सारा लोगों, नंबर ऑफ पीपल जिसको क्या क्लीन वाटर नहीं मिलता। एंड द नंबर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रेन हु आर अंडर वेट, जो स्मॉल चिल्ड्रेन है अंडर वेट है, ये सारा कंट्री ज़्यादातर अफ्रीका में दिखाया जाता है जहाँ पर पीने के पानी क्लीन वाटर नहीं मिलता, बच्चे अंडर वेट होते हैं। ये अफ्रीका का छोटा छोटा कंट्री में दिखाई देता है। ओके, तो उनका क्या होता है, पॉवर्टी इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये नहीं चाहिए, ये जाते हैं हम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भूटान इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली प्रोक्लेम द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, GNH। ये है ग्रॉस, GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। कौन सा कंट्री है, भूटान है। वो लोग क्या करते हैं, देखियो, material progress and technological developments are approached more cautiously, taking into considerations the possible harm they might bring to the environment or the other aspects of culture and spiritual life of Bhutanese। वो लोग मटेरियल एस्पेक्ट्स को, प्रोग्रेस को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को भी ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल और मटेरियल प्रोग्रेस क्या करता है, एनवायरनमेंट को पोल्यूशंस करता है और उनका कल्चर और स्पिरिचुअल लाइफ का थोड़ा सा एक्सपेक्ट में डिफ़िकल्टीज पैदा करता है। ओके, तो ये है, दिस सिंप्लीफाई मीन्स मटेरियल प्रोग्रेस कैन नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ हैप्पीनेस।
मटेरियल से हैप्पीनेस नहीं आता उनके मुताबिक। ओके, GNH ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एनकरेजेस आस टू थिंक द स्पिरिचुअल, नॉन मटेरियल एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। ये जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये अंडरलाइन कर लो। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस क्या करता है, एनकरेज करता है स्पिरिचुअल थिंकिंग के लिए, नॉन मटेरियल एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। उसमें क्या होता है, जो डेवलपमेंट अच्छी तरह से डेवलपमेंट होता है। तो भूटान है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में नंबर 1 है, ये एक एग्ज़ाम में आता है। आप देखते हैं इंटरनेशनल कंपैरिजन के बारे में क्या लिखा है। International comparisons of human development are interesting. Size of territory and per capita income are not directly related to the human development. कोई कंट्री बड़ा है यार उसका टेरिटरी ज़्यादा है तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो सकता, उनको ह्यूमन डेवलपमेंट के लिया नहीं जाता। Often smaller countries have done better than the larger one in human development. छोटा छोटा कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा होता है बड़ा कंट्री से। सिमिलरली रिलेटिवली पुअरर नेशंस हैव रैंक हायर देन रिचर नाइबर्स इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कभी कभी देखा गया जो गरीब कंट्री है उसका ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट में हमने देखा है 2 क्राइटेरिया लिया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लिया जाता है एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स लिया जाता है। उन दोनों क्राइटेरिया को मार्क दिया जाता है 0 to 1, फिर जाकर एसेस किया जाता है। तो छोटा छोटा जो कंट्री है जिसका पूर देश है, गरीब देश है, वो कभी कभी धनी देशों से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उनका नाम ऊपर आता है। एग्जाम्पल दिया गया है, देखो फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो हैव ए हायर रैंक देन इंडिया। श्रीलंका तो आपको मालूम है हमारा आसपास का देश है, हमारा साउथ इंडिया में श्रीलंका है, साउथ इंडिया के पर साउथ में है श्रीलंका। ट्रिनिडेड एंड टोबैगो स्पेशली वेस्ट इंडीज़ के पास है, स्पेशली आप साउथ अमेरिका के ऊपर छोटा सा एक आइलैंड कंट्री है ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, इतना छोटा आइलैंड कंट्री है। ओके, उनका रैंक क्या है, इंडिया से ज़्यादा है बोला गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। डिस्पाइट हैविंग स्मॉलर इकोनॉमिक्स, उनके पास इकोनॉमिक्स इंडिया से स्मॉलर है। सिमिलर विद इन इंडिया में, इंडिया के अंदर अगर स्टेट के बारे में बात करें तो केरला का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है पंजाब और गुजरात से। गुजरात और पंजाब का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन केरला का ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा है। ओके, नेक्स्ट देखो ये आता है countries can be classified into 4 groups on the basis of human development scores earned by them. countries को 4 ग्रुप्स में बांटा गया है on the basis of human development के बारे में। ओके, तो इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा क्योंकि आपका बुक कौन सा, ये मैं आपको दिखाता हूँ एक, ये देखो नीचे का देखो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट 2018 में लिया गया है। आपका बुक में कौन सा रिपोर्ट लिया गया है वो आप देख लेना। तो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर इन डेवलपमेंट इंडेक्स, नंबर ऑफ कंट्रीज, तो वेरी हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का जो स्कोर है वो 0.800 है, एबोव 0.800 है। 59 कंट्रीज दिया गया है अकॉर्डिंग टू 2018 रिपोर्ट के हिसाब से, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये ईच एंड एवरी ईयर ये चेंज होता है, सिर्फ कंट्रीज चेंज होता है, ये वाला चेंज होता है ईच एंड एवरी ईयर, ये सेम रहता है, ये दोनों सेम रहता है, ये हमेशा सेम रहेगा। क्लियर? तो देखो हाई में क्या आता है, हाई का जो रैंक है ये आपको याद रखना है, बिटवीन 0.701 से अप टू 0.799 तक। ओके, इसको आपको याद रखना है। मीडियम में क्या है, बिटवीन 0.550 से अप टू 0.700 तक, और लो में बिलो 0.49। क्लियर? तो ये 2018 का जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें दिया गया है। सबसे ज़्यादा कंट्री इसमें 2018 में सबसे ज़्यादा कंट्री वेरी हाई में है। ओके ये वेरी हाई कंट्री किस लिए है वो हम पढ़ेंगे अभी। वेरी हाई जो कंट्रीज है उसका देखो, वेरी हाई countries with very high human development index are those which have scored over 0.88। ओके, यहाँ से यहाँ तक देना है वेरी हाई कंट्रीज़ का।
यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है वेरी हाई कंट्री बोलकर। एग्जाम्पल आपको देना है नॉर्वे नंबर 1 में, स्विट्ज़रलैंड नंबर 2 में, ये दोनों देने से हो जाएगा। फिर आपको ये देना है, ये वेरी हाई हो गया। नंबर 2 में हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, कौन सा ग्रुप है ये देखो, हाई, ये वाला हाई ह्यूमन डेवलपमेंट बोलकर अंडरलाइन कर कर ये आपको लिखना है। हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप हैज़ 53 कंट्रीज, ये अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 के मुताबिक। ओके 53 कंट्रीज है। ओके ये कंट्री किस लिए हाई है वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किस में खर्च करता है, एजुकेशंस में, हेल्थ केयर में। ओके तो हम वो देखते हैं। ये जो हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री से वेरी हाई तो हमने पढ़ लिया, ये हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप्स है, ये 53 कंट्रीज है। ये कितना कंट्रीज है, 53 कंट्रीज। ओके प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज़ एन इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट प्रायोरिटी। ओके एजुकेशन और हेल्थ केयर में ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। कंट्रीज विथ हायर ह्यूमन डेवलपमेंट आर दोज वेयर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं इन द सोशल सेक्टर हैज़ टेकन प्लेस, सोशल सेक्टर में ये लोग ज़्यादा खर्च करते हैं। ओके इतना तक देने से हो जाएगा हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके नेक्स्ट हम जाते हैं मीडियम लेवल में जाते हैं। मीडियम लेवल के लिए आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से कंट्रीज विथ मीडियम लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम द लार्जेस्ट ग्रुप, देयर आर 39 कंट्रीज, 39 कंट्रीज है इन द मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके यहाँ से लिखना है मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज व्हिच हैव इमर्ज इन द पीरियड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये कंट्रीज़ का इमर्ज हुआ है। ओके मीडियम जो है, जैसे इंडिया है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 1947 में इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो जो कंट्रीज़ इमर्ज हुआ है, मोस्ट ऑफ दिस आर कंट्रीज़ व्हिच हैव इमर्ज इन द पीरियड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके सम कंट्रीज फ्रॉम दिस ग्रुप और फॉर्मर कॉलोनीज, जैसे इंडिया फॉर्मर कॉलोनीज था इंग्लैंड का, ओके इंग्लिश का अंडर में था, while many other have emerged after the breakup of the East with Soviet Union in 1990। 1990 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन हुआ था, उसका डिविजन्स हुआ था, तो ऐसे कंट्रीज़ में क्या होता है, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है। Many of these countries have been rapidly improving their human development score by adopting more people-oriented policies, reducing social discrimination. Most of these countries have a much higher social diversity than the countries with higher human development। ये सब मीडियम जो कंट्रीज है उसके अंदर सोशल डाइवर्सिटी ज़्यादा मिलता है। जैसे इंडिया में सोशल डाइवर्सिटी से मिलेगा, बहुत सारा सोशल डाइवर्सिटी, साउथ इंडियन मिलेगा, नॉर्थ इंडियन मिलेगा, ईस्ट इंडिया मिलेगा, ओके वेस्टर्न इंडियन मिलेगा, उनका कल्चर, सोशल डाइवर्सिटी, बहुत सारा डाइवर्सिटीज़ मिलता है ये सब कंट्रीज़ में। क्लियर। लो कंट्री में हम जाते हैं, लो कंट्रीज़ में नेक्स्ट पेज में ये हो गया। ये आपको अंडरलाइन करना है लो कंट्रीज़ में। एज मैनी एज 38 कंट्रीज रिकॉर्ड लो लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, 38 कंट्रीज़ को लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है। आपका बुक में अलग हो सकता है, 2018 का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से हुआ है। ओके ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दिस कंट्रीज आर स्मॉल कंट्रीज विच हैव बीन गोइंग थ्रू पॉलिटिकल टर्मोइल, वेरी इंपॉर्टेंट। जिस कंट्रीज़ में पॉलिटिकल टर्मोइल, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होता है, सोशल इनस्टेबिलिटी होता है, लोग हमेशा लड़ते झगड़ते हैं, कंट्री का लोग झगड़ते रहते हैं, पॉलिटिकल टर्मोइल होता है, कभी पॉलिटिकल का जो पार्टी से उसके अगेंस्ट में जाकर लोग चिल्लाते रहते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होता, सोशल इंस्टेबिलिटी, तो ये सब कंट्री में क्या होता है, लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। क्लियर। इन द फॉर्म ऑफ सिविल वार, कभी कभी सिविल वार भी होता है, कंट्रीज़ के जो लोग अपने आप वार शुरू हो जाता है, गवर्नमेंट के खिलाफ वार शुरू हो जाता है, कभी कभी फेमाइन, ओके फेमाइन और हार इंसिडेंट्स ऑफ डिजीजेस, कभी कभी बीमार होते हैं, कंट्री पूरा बीमार में आ जाता है, ओके कॉलेरा होता है, तो ये बहुत सारा चीज़ें के लिए ये सब कंट्रीज़ में क्या होता है, लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। तो इतना तक आपको देना है। क्लियर।
ये हो गया आपका चैप्टर पूरा। तो हम थोड़ा सा क्वेश्चंस आंसर डिस्कस कर लेते हैं। आज थोड़ा सा लंबा हो गया चैप्टर, फिर भी कंप्लीट है। आपका कोई क्वेश्चन चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट्स में आप लिखोगे क्वेश्चंस, तो आपको धीरे धीरे क्वेश्चन का आंसर मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ओके, ये दिया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब डेवलपमेंट, ये होगा द पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी, ये होगा नंबर सी होगा ए पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी, ये होगा डेवलपमेंट का डिस्क्रिप्शन। नंबर 2 में क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किन स्कॉलर ने इंट्रोड्यूस किया था, नंबर सी है आंसर, डॉक्टर महबूब उल हक। ओके, ये दोनों का आंसर आपका हो गया। नंबर 3 का आंसर देखते हैं, नंबर 2 का नंबर 1 का आंसर देखते हैं। ओके, व्हाट आर द 3 बेसिक एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, बेसिक एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कौन सा है। तो बेसिक एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आप जाइए, ये बोला है बेसिक एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, पेज नंबर 25 में है। तो हम जाते हैं पेज नंबर 25 में। ओके, तो आपको देखा था वो पेज नंबर 25, तो आपको समझ में आएगा। ये है बेसिक की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, पेज नंबर 25। नंबर 1 देना है एक्स, आप डायरेक्ट लिख देना है बेसिक एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। नंबर 1 एक्सेस टू रिसोर्सेज, क्लियर। नंबर 2 आपको देना है हेल्थ, एंड नंबर 3 देना है एजुकेशन आर द की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। तो हम जाते हैं नेक्स्ट में। नेम द 4 मेन components ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मेन द 4 components ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये जो नंबर 2 है उसका आंसर क्या होगा, मेन components ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये होगा इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। ये भी पेज नंबर 23 में है, पेज नंबर 23 में है, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 23 में। तो हम पेज नंबर 23 में जाते हैं। कंपोनेंट्स, आप 4 पिलर्स को कंपोनेंट्स कहते हैं। ओके, तो कंपोनेंट्स आपको लिखना है, नंबर 1 इक्विटी, नंबर 2 सस्टेनेबिलिटी, नंबर 3 प्रोडक्टिविटी, नंबर 4 एम्पावरमेंट। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट, हाउ आर कंट्रीज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ आर कंट्रीज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कंट्रीज़ को कैसे क्लासिफाइड किया जाता है। कंट्री को 4 भाग में क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, कंट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आप पेज नंबर 27 में हम जाते हैं, तो आपको ये पेज नंबर 27 आपको मालूम होगा, ये पेज नंबर 27। तो आपको ये चार्ट इतना से, ये देखो, countries can be classified into 4 groups on the basis of human development scores earned by them। तो आपको ये जो बॉक्स लिखना होगा, ये बॉक्स यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये नहीं चाहिए, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ये बॉक्स लिखना है। तो ये क्लासिफाइड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का टर्म के बारे में आप क्या समझते हो। तो ये जो महबूब उल हक जी ने जो कॉन्सेप्ट लिखा था, पेज नंबर 23, वो आप दे दीजिएगा। तो हम पेज नंबर 23 देखते हैं, महबूब उल हक ने क्या बोला था, तो उनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। पेज नंबर 23, ये पेज नंबर 23, तो आप ये लिख सकते हो, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वॉज इंट्रोड्यूस बाई डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर हक
describe human development as development that enlarges people choices and improves their lives. People are the central to all development. Under this concept, the choices under these concepts these choices are not fixed but keep on changing. The basic goal of development is to create conditions where people can live meaningful life. तो ये आपको छोटा करने के लिए आप इतना तक दे सकते हो, people ये इतना तक दे सकते हो ओके लेकिन आपको बोला गया है 50 वर्ड्स के लिए बढ़ा करके लिखना होगा, तो पूरा ये पैराग्राफ आप देख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट डू इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिफर विद इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी के बारे में आपको क्या करना है, लिखना है इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी के बारे में। तो पेज नंबर 25 में हम जाते हैं। इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी के बारे में लिखना है, 150 वर्ड्स में लिखना है। तो इक्विटी सस्टेनेबिलिटी पेज नंबर 25 में हम गए, तो यहाँ से आपको इक्विटी मिल जाएगा। आप एग्जाम्पल चाहो तो दे सकते हो। आप पहले लिखना इक्विटी। इक्विटी रिफर्स टू मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीवन। The opportunity available to people must be equal irrespective of their gender, caste, race, income and Indian case caste। इतना तक आपको लिखना है ओके। नेक्स्ट सस्टेनेबिलिटी को आपको लिखना है। तो सस्टेनेबिलिटी लिखने के लिए आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से सस्टेनेबिलिटी मीन्स ऑफ कंटिन्यूटी। ये देखो कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। To have sustainable human development, each generation must have the same opportunities. All environmental, financial and human resources must be used keeping in mind the future. Misuse of any of these resources will lead to fewer opportunity for future generation। इतना तक आपको लिखना है। तो आपका ये चैप्टर मेरे ख्याल से हो गया। हम आज ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट पीरियड में हम लास्ट ईयर का क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन आंसर है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन आंसर हम इस चैप्टर में क्या क्या आता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ये समझ में आया, आपको पसंद आया तो दूसरे वीडियो आप अच्छी तरह से देखिए, और आपको कोई क्वेरी है क्वेश्चन से तो आप बोल सकते हो। थैंक यू।